हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हमने देखा कि अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस में चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वो प्रीति, निखिल और भूमिका को भी उसके काम पर लौट जाने के लिए कहती है। वो भूमिका से कहती है कि तुम अपना स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन करो और इसमें उसे निखिल की भी ज़रूरत है। जबकि वो प्रीति को कुछ वो जो डीएनए इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को दिया था उसके बारे उसको एग्जामिन करने के लिए वो उसे प्रीति के हाथों में सौंप देती है। इतना सब करने के बाद वे तीनों ही अपने काम पर निकल जाते हैं। उसके बाद अनिका भी सीक्रेट अंडरग्राउंड से निकलकर जैसे ही अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तो उसे सबसे पहले बच्चों की केयरटेकर वहां पर मिल जाती है। उस केयरटेकर को देखकर अनिका उसे रोकती है। वो केयरटेकर भी अनिका को ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। अनिका भी उसकी गुड मॉर्निंग को लेते हुए कहती है, बच्चे कहाँ पर है? क्या उन तीनों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है? तभी केयरटेकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है और कहती है, हाँ मैडम, बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद तीनों ही बच्चे अपने अपने रूम में चले गए हैं। केयरटेकर की आवाज़ सुनकर फिर अनिका भी वहाँ से चली जाती है। अनिका केयरटेकर की बात सुनने के बाद अपने रूम की तरफ चली जाती है। अनिका आज जल्द से जल्द तैयार होकर फिर से अपना स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाना चाहती थी क्योंकि उसे इंस्पेक्टर अब्बास से मिलना था। जिस काम को उसने भूमिका और निखिल को सौंपा था उसी काम को अब वो आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट जाना चाहती थी और जितना जल्दी हो सके इस केस को भी सोल्व करना चाहती थी। तभी रोहित अंदर आता है और देखता है कि अनिका फ्रेश होने के लिए जा चुकी है। रोहित अनिका की इस आदत से अच्छी तरह से वाकिफ था कि उसके लिए बाहर से आने के बाद सीधा उसे फ्रेश होना जरूरी होता था। तभी रोहित भी किसी काम के चलते अपने रूम से बाहर निकल जाता है। जब थोड़ी ही देर बाद वो वापस अपने कमरे में आता है, रोहित काफी तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि अनिका के वॉशरूम से बाहर आने से पहले ही वो रूम में पहुंच जाए। इस वक्त रोहित का दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वह अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो उसकी निगाहें वॉशरूम के दरवाजे पर जाती है। दरवाजा खुला हुआ था। खुले हुए दरवाजे को देखते ही रोहित के दिल की धड़कनें जैसे रुक जाती हैं। रोहित समझ जाता है कि अनिका वॉशरूम से बाहर आ चुकी है। रोहित झट से अंदर की तरफ आता है और अपनी निगाहें हर तरफ घुमाता है। तभी वो देखता है कि अनिका बालकनी में खड़ी अपने बालों को टॉवल से पोंछ रही थी। रोहित बालकनी के दरवाजे पर खड़ा होकर अनिका की ओर ही देखने लगता है। उसे वह चेहरा चांद की बिखरी हुई रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। अनिका जैसे ही पीछे मुड़ती है वह किसी तरह खुद को रोहित से टकराने से रोकती है, फिर कहती है, इस तरह यहाँ पर क्यों खड़े हो मिस्टर मारवा? अनिका ऐसा कहकर रोहित के साइड से होते हुए रूम के अंदर चली जाती है। अनिका ने सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि रोहित ने फिर से अनिका का हाथ पकड़ लिया और सोचने लगा कि आज मैं अनिका को कहीं भी नहीं जाने दूंगा। आज का पूरा दिन मेरा और अनिका का जैसे कल का था। ठीक एक पल के बाद महसूस होता है कि उसका शरीर एक कदम पीछे की तरफ धकेला गया और वह दीवार से टिक गया था। इसके ठीक बाद रोहित को एहसास होता है जैसे उसके पूरे शरीर में खून का दौरा रुक गया हो और ठीक एक पल के बाद पहले से भी ज़्यादा तेज गति से दौड़ने लगा हो। फिर रोहित समझ जाता है कि उसे इतनी जोर का झटका इसलिए महसूस हुआ क्योंकि अनिका मुड़कर बिना कुछ कहे ही रोहित के गले लग जाती है। अनिका के स्पर्श को पाते ही रोहित के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट होती है। उसके मन में कुछ सवाल थे जो वो अनिका से पूछना चाहता था, लेकिन उन सब सवालों को कहीं भूलकर वो अब इस एहसास का आनंद लेता है। उसके ये सवाल कुछ पल के लिए गायब हो जाते हैं। वो धीरे से अपनी बाहों को ऊपर की तरफ उठाता है और दोनों बाहों में अनिका को कस लेता है। अनिका की आंखें बंद होती है। सिर रोहित के दिल पर होता है, रोहित की ठोड़ी के ठीक नीचे, और दोनों हाथ से रोहित के सीने पर रखे हुए होते हैं। रोहित ने अपना सिर हल्का सा ऊपर की तरफ उठाकर अनिका के सिर को अपनी गर्दन के पास अनिका की धड़कनों को अपनी धड़कनों के साथ धड़कने के लिए जगह दी और अपनी बाहों को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों लगातार कई मिनट तक इसी स्थिति में खड़े रहे। अनिका महसूस कर रही थी कि वह इस दुनिया की सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह पर है। रोहित की बाहों में यह दुनिया की सबसे सुकून भरी जगह है और रोहित ऐसा महसूस कर रहा था जैसे पूरी दुनिया का साम्राज्य उसकी दोनों बाहों में ही है। अब उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था।
तभी अनिका रोहित के सीने से दूर होते हुए थोड़ी सी झटपटाती है। रोहित भी समझ जाता है और वह अपनी बाहों को खोल देता है। तब अनिका रोहित से दूर जाकर खड़ी हो जाती है थोड़ी सी और कहती है, क्या मिस्टर मारवा आप किसी भी टाइम शुरू हो जाते हो? आप आज खुद तो ऑफिस गए नहीं हो। अगर आप शायद अब तक ऑफिस गए हुए होते तो शायद अब तक मुझे यहाँ पर नहीं मिलते। अनिका की बात सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ मैं आज घर से ही अपने काम को संभालूंगा, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों? तभी अनिका कहती है, आप खुद तो अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है और मुझे मेरे काम से भटका रहे हो, वो भी सुबह सुबह। कल की रात में क्या कोई कमी रह गई थी जो अब आप भी सुबह सुबह इतने रोमांटिक हो गए हो? रोहित अनिका की बात सुनकर अब कहता है, अनिका मेरे लिए हर पल तुम्हारे साथ एक रोमांटिक पल ही होता है और मैं उस पल को और भी यादगार बनाना चाहता हूँ। तभी अनिका के चेहरे पर रोहित की ये बात सुनकर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर मारवा हर चीज़ का एक टाइम होता है और मुझे लगता है मुझे अभी स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए निकलना चाहिए। तभी रोहित को भी अपने सवाल याद आते हैं और वो अनिका से कहता है, हाँ अनिका मुझे भी तुमसे इस बारे में बात करनी थी। तभी अनिका एकदम हैरानी से रोहित की तरफ देखती है और कहती है, मिस्टर मारवा क्या हुआ? आपको इस बार केस के बारे में क्या बात करनी थी? तभी रोहित कहता है कि पीछे जब तुम इंस्पेक्टर अब्बास से मिलने के लिए गई थी तो उन्होंने तुम्हें कुछ डीएनए सैंपल दिए थे। क्या तुमने उसके ऊपर कुछ कार्यवाही शुरू की? क्या तुम उसके सैंपल से आगे बढ़ पाई या नहीं? मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इस केस के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तभी रोहित की बात सुनकर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा ये केस मेरा है, आप प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। तभी रोहित कहता है, अनिका पता नहीं क्यों लेकिन मैं चाहता हूं कि इस केस में अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करने के लिए आगे हूँ। तभी अनिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और तभी वो अब रोहित के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, थैंक्स मिस्टर मारवा, लेकिन वैसे तो मुझे शायद इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे कोई भी आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर कहूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अनिका भी इस बात को जानती थी कि अनिका की टक्कर के लिए और कोई भी नहीं है। जितनी कैपेबल अनिका थी उतना ही कैपेबल यहाँ पर रोहित भी था, चाहे वो फाइटिंग में हो या अपनी इंटेलिजेंस में हो। रोहित और अनिका दोनों ही एक दूसरे के लेवल के थे। तभी अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। इंस्पेक्टर अब्बास से मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे अब लगता है कि मुझे अब अपने इस काम पे लग जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस केस को जल्द से जल्द सोल्व करना चाहती हूँ और उसके साथ साथ फिर हमें अपने उस नए दुश्मन के बारे में भी तो सोचना है। मुझे उसके लिए भी कुछ समय चाहिए। तभी एक बार फिर से रोहित के भी दिमाग में वही क्वेश्चन आ जाता है। अब रोहित भी उस सवाल को सोचने लग जाता है कि आखिर वो हमारे ही परिवार में यह गद्दार कौन है जो हमारे ही साथ में रहकर हम लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है, जिसकी निगाहें हर समय हमारे ही ऊपर रहती है। ऐसा कौन है? और इतने बड़े परिवार में, क्योंकि मारवा और गुलेरिया परिवार कोई छोटा परिवार नहीं था, और इतने पूरे परिवार में उस एक इंसान को आखिर पहचाना कैसे जाए। तभी अनिका को भी एक आइडिया आता है। तभी वो रोहित से कहती है, रोहित लगता है मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट जाने से पहले कहीं और ही जाना होगा। अनिका की ये बात समझकर रोहित समझ जाता है कि आखिर अनिका कहाँ जाने की बात कर रही थी। तभी अनिका अपनी वो डिजिटल वॉच को उठाती है। उस वॉच को उठाकर वो उसमें से एक मैसेज भेजती है। ये मैसेज किसी और को नहीं बल्कि अनिका अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा को भेज रही होती है। स्पेशल डिपार्टमेंट जाने से पहले अनिका पहले अपनी माँ से मिल लेना चाहती थी। रोहित भी कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से समझ गया था कि इस समस्या का सोल्यूशन शायद उसकी माँ के पास ही हो। क्या पता उस नए दुश्मन के बारे में स्वाति मल्होत्रा के पास कोई तो खबर ही होगी। ये देखकर रोहित के चेहरे पर भी एक सुकून आता है, क्योंकि रोहित के मन में भी यही सवाल घर करके बैठा हुआ था और अनिका के मन में भी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अनिका अपनी माँ से मिलने के लिए वहाँ पर जाएगी तो शायद उस सवाल के हल तक पहुँच पाए। इधर स्वाति मल्होत्रा जैसे ही अपने फ़ोन में वो नोटिफिकेशन देखती है, तभी स्वाति मल्होत्रा समझ जाती है कि ये अनिका का ही होगा। वो जल्दी से अपने फ़ोन को देखती है तो उसमें अनिका का मैसेज फ्लैश हो रहा था। उसे देखने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है अभी, और वो भी अनिका को अपनी एक जगह बता देती है जहाँ पर अब वो अनिका से मिल सकती थी। इधर अनिका भी रोहित को बाय बोलकर जल्दी से वहाँ से मारवा हाउस से निकल जाती है।
कुछ देर लगातार यूं ही ड्राइव करने के बाद अनिका अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि अनिका यहाँ पर ड्राइव खुद ही कर रही थी। यह एक सुनसान खंडर था। अनिका ने एक तरफ अपनी गाड़ी पार्क कर दी और पैदल पैदल चलने लगी। उसकी निगाहें तेजी से इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। ये जगह काफी ही डरावनी थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति इसके अंदर ना तो जाने की कोशिश करता था और ना ही उसके लिए इसके अंदर जाना संभव था। कहीं पर ऐसे जानलेवा पौधे थे कि गलती से भी अगर उन्हें छू लिया जाए तो उनका इलाज संभव भी नहीं। कहीं जहरीले अल्कलॉइड की उपस्थिति वाले लेटाना कैमरा और एगरेटन जैसे पौधे थे, जिन्हें अगर भूल कर भी कोई भी जानवर खा ले तो उनकी मृत्यु हो जाए तो कहीं पर एक पल में ही खत्म कर देने वाले ऐसे जहरीले प्राणी थे। तभी स्वाति अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाती है। इस वक्त अनिका और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही एक दूसरे के सामने इस तरह खड़ी थी जैसे आईना रख दिया गया हो। स्वाति मल्होत्रा अनिका से कहती है, आओ अनिका, कैसी हो मेरी बच्ची? क्या बात है, आज तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो? क्या कोई जरूरी बात है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है? अनिका ने जवाब दिया, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप यहाँ पर कैसी है? स्वाति मल्होत्रा ने जवाब दिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और जब मेरी बेटी मेरे आसपास ही हो तो मुझे अच्छा और कौन हो सकता है। ऐसा कहते हुए स्वाति मल्होत्रा अनिका के एकदम ही करीब आ गई और अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। फिर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया। अनिका ने भी मुस्कुराते हुए स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखा और पूछा, आपका ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर ही है या उसके दुश्मनों पर भी? अनिका की ये बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा एकदम से चौंक जाती है और वो कहती है, अनिका, ये कैसा सवाल कर रही हो? मेरा ध्यान मेरी बेटी और उसके आसपास के हर खतरे पर ही होता है, चाहे वो खतरा कोई भी क्यों ना हो। तभी स्वाति मल्होत्रा किन्हीं दो चट्टानों की तरफ इशारा करके कहती है कि चलो आओ उधर बैठकर बातें करते हैं, आओ उधर बैठते हैं। स्वाति ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। अब अनिका कहती है, माँ, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ बात पूछूं? तभी अनिका की बात सुनकर स्वाति ने कहा, अब तुम यहाँ पर आई हो तो जरूर कुछ कहने और सुनने के लिए ही आई होगी। अनिका, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अनिका ने स्वाति के दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच में लिया और मन ही मन सोचने लगी। तभी स्वाति मल्होत्रा फिर से बोली, बोलो अनिका, क्या पूछना चाहती हो? तुम इतनी चुप क्यों हो? अपने मन ही मन क्या सोच रही हो? अनिका अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही अपनी सोच से बाहर निकल आती है और मुस्कुरा कर कहती है, क्या आप हमारे इस नए दुश्मन की पहचान करने और उसके ठिकाने तक पहुँचने में हमारी मदद करेंगी? क्या उस दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होने में हमारी मदद करेंगी? अब तक तो माँ आपको भी पता चल गया होगा कि दमयंती ने मुझे किसी अपने से बचकर रहने के लिए कहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन हो सकता है। मैंने हर आदमी का चेहरा अपने मन में लाकर सोच लिया है कि क्या ये इंसान ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी नतीजे तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। इस नए दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होने में मुझे आपकी मदद चाहिए। अनिका की ये बात सुनकर स्वाति ने जवाब दिया, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते उसके हाथ अब तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब अनिका कहती है, हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरी हर मुश्किल में मेरे हर दुश्मन से मेरे से पहले लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब बात सिर्फ मेरी सुरक्षा की नहीं है। अगर ये दुश्मन कोई हमारे परिवार से ही तो इसमें हमारे पूरे ही परिवार को भी खतरा है। मेरे परिवार ने पहले ही बहुत कुछ सहा है, जिसका आपको हर एक बात पता है। कैसे आकाश का एक्सीडेंट हुआ, कैसे आकाश हम सब से बिछड़ गया, कितनी मुश्किल से हम आकाश को वापस लेके आए हैं। मयूर को भी हम दमयंती के किले से कितनी मुश्किल से लेकर आए थे। दमयंती देवी ने भी हमारे हर एक परिवार में हर एक सदस्य को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन दमयंती से तो हम निपट गए थे, क्योंकि दमयंती के बारे में हमने कहीं ना कहीं फिर खोजबीन करने के बाद हम उसकी ताकत और कमजोरी दोनों ही समझ गए थे। दमयंती के बाद जो भी विशेष कुशलताएं थी उनको भी मैंने सीख लिया था, इसलिए शायद दमयंती से लड़ने में हमारी जीत हुई। लेकिन अब इस नए दुश्मन के साथ तो ना तो हमें उसकी कमजोरियों का पता है और ना हमें ही उसकी ताकतों का पता है, तो इससे लड़ पाना पता नहीं क्यों मुझे असंभव सा लग रहा है। और जिस तरह से दमयंती देवी ने कहा है कि ये दुश्मन तुम्हारा राक्षस है, राक्षस इसके सामने वो तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर ही देगा। अब अनिका की बात सुनकर अब स्वाति कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है, फिर वो कहती है, नहीं अनिका, ऐसा दिन कभी भी नहीं आ सकता कि मेरी बेटी किसी भी दुश्मन के सामने अपने घुटने टेकने पर मजबूर होगी।
वो चाहे कोई भी हो, वो मेरी बेटी और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, मुझ पर इतना तो भरोसा रखो। अब अनिका कहती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस तरह दुनिया से दूर रहकर और बिना किसी की मदद के आप सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसे कर पाएंगी। बेशक ये सच है कि अब तक आपने मेरे सारे दुश्मनों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। अब तक आप मुझे हर एक दुश्मन से बचाती हुई आई है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे इस दुश्मन के बारे में सोचकर कहीं ना कहीं शक हो रहा है। माँ, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ पर अकेले उसके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक से भले दो। अब स्वाति मल्होत्रा भी जवाब देती है, बेटा मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कितनी बहादुर है और काबिल भी है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी जान को जोखिम में मैं नहीं डालने दूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जल्द से जल्द तुम्हें उस नए दुश्मन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करके दे दूंगी, और ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। अब अनिका कहती है, आप पूरी दुनिया के लिए मर चुकी हैं और शायद इस नए दुश्मन के लिए भी मर चुकी हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या वो दुश्मन तो आपके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानता है या नहीं जानता। जहाँ तक मुझे याद है, आपके जिंदा होने की खबर सिर्फ मेरे और रोहित तक ही है, और इसके बारे में हमने इस बारे में कभी भी अपने पापा करण गुलेरिया को भी नहीं बताया। करण की बात आते ही स्वाति के भी एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है, क्योंकि स्वाति भी कहीं ना कहीं इस बात को जानती थी कि करण ने उसको ढूंढने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर किया है। अब अनिका भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और स्वाति भी कुछ देर के लिए वहाँ पर शांति फैली रहती है। फिर अनिका के मन में फिर से एक सवाल उठता है और अनिका कहती है, माँ इस दुश्मन के बारे में तो हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेंगे, लेकिन मुझे इस एक और ज़रूरी बात आपसे अभी करनी है। तभी स्वाति समझ जाती है कि अनिका उससे क्या पूछने वाली थी, लेकिन फिर भी वो अनिका के मुंह से इस बात को सुनना चाहती थी। तभी स्वाति मल्होत्रा अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और कहती है, हाँ अनिका पूछो, तुम्हें किसी भी सवाल को पूछने से पहले मेरे से परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं हो, आखिरकार तुम मेरी बेटी हो। तभी अनिका हिचकिचाते हुए कहती है, माँ कुछ दिनों पहले मैं गुलेरिया हाउस में गई थी और वहाँ पे करण ने आपके बारे में जानने की इच्छा जताई थी। कहीं ना कहीं पार्टी में उनकी बूढ़े बाबा के साथ मुलाकात हो गई थी और उसकी आंखें कहीं ना कहीं पापा की बेचैनी का कारण बनी हुई है, इसलिए उन्होंने मेरे से मिलने की बात की। जब मैं पापा से मिली तो कहीं ना कहीं पापा के मन में ये इच्छाएं जाग रही हैं कि आप शायद जिंदा हो सकती हो। मेरे से पापा की ये हालत देखी नहीं जा रही, उनकी रातों की नींद भी हराम हो चुकी है। इस पर स्वाति कुछ देर के लिए तो चुप रहती है, लेकिन स्वाति कहती है, हाँ मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है कि उन्होंने एक डिटेक्टिव को हायर किया है जो बूढ़े बाबा तक पहुंच सके। इसके लिए मैंने तुम्हारे बूढ़े बाबा को भी सावधान रहने के लिए कह दिया है। स्वाति मल्होत्रा की बात सुनकर अब अनिका हैरान हो जाती है, क्योंकि डिटेक्टिव वाली बात कहीं ना कहीं अनिका को नहीं पता थी कि करण ने किसी डिटेक्टिव को हायर किया है। अब अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। अब अनिका स्वाति मल्होत्रा से फिर से पूछती है, मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? अब स्वाति फिर से अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और कहती है, हाँ अनिका पूछो। अब अनिका कहती है, वैसे जब दमयंती का ये केस सॉल्व हो ही चुका है तो क्यों ना अब जहाँ तक मुझे लगता है अब आपको पापा के सामने चले ही जाना चाहिए। पापा ने पता नहीं कितने ही बरसों आपका इंतजार किया है, पता नहीं कितने ही बरसों उन्होंने अकेले काटे हैं। पापा आपसे कितना प्यार करते हैं ये तो उनकी आंखों में सभी को साफ साफ दिखाई देता है। आपसे बिछड़ने के बाद उनकी क्या हालत हो गई थी ये तो किसी से भी नहीं छिपी हुई है। जितना प्यार पापा आपसे करते हैं उतना शायद किसी ने ही किया होगा। वो आपके बिना एक वनवास की तरह ही अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अनिका की बात सुनकर कहीं ना कहीं स्वाति को भी करण गुलेरिया के लिए बुरा फील होता है, लेकिन वो चुपचाप ये सुनती रहती है। अनिका कहती है, जहाँ तक मुझे लगता है अब आपको पापा के पास चले ही जाना चाहिए। इवन अगर आप अभी पापा के पास नहीं जाना चाहती तो कम से कम आपको अपने जिंदा होने की खबर तो उस तक भेज ही देनी चाहिए जहाँ पर पापा ने इतने वर्षों आपका इंतजार किया है। वो कुछ टाइम और ऐसे इंतजार कर लेंगे, लेकिन शायद फिर उनकी आंखों में ये बेचैनी तो नहीं होगी। वो शायद एक सुकून की रात आराम से सो तो पाएंगे। अनिका की बात सुनकर अब स्वाति कुछ देर के लिए चुप रहती है, लेकिन अब स्वाति फिर से कहती है, पता नहीं अनिका क्यों, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी ऐसे ही छिपे हुए रहना चाहिए।
मैं खुद कहीं ना कहीं इस बारे में सोच रही थी कि मुझे तुम्हारे पापा करण गुलेरिया के सामने चले जाना चाहिए, लेकिन अब जैसे ही दमयंती देवी ने तुम्हारे से मुलाकात की उसके बाद से मैं अब अपने इस फैसले से पीछे हटना चाहती हूँ। स्वाति मल्होत्रा जैसे बातें बता रही थी, अनिका भी कहीं ना कहीं अपनी माँ की बातों को समझ पा रही थी, क्योंकि अनिका भी ये समझती थी कि स्वाति मल्होत्रा जितने दिन यहाँ पर छिपी रह सकती है तभी वो हमारे उस नए दुश्मन के बारे में जानकारी हासिल कर सकती है। तभी अनिका फिर से कहती है मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन पापा की बेचैनी मेरे से देखी नहीं जा रही, बाकी अगर आपको जो भी ठीक लगे आप वही करना। तभी स्वाति कहती है हाँ, एक बार ये इस नए दुश्मन के बारे में पता चल जाए, हमें इसकी शक्तियाँ इसकी कमजोरियों के बारे में सब कुछ पता चल जाए, उसके बाद शायद ही हम इस मामले में कुछ सोच सकते हैं। अब करण के इस मैटर को छोड़ते हुए इस बात को बदलते हुए अब स्वाति मल्होत्रा फिर से अनिका को कहती है अनिका, हर बुराई की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, बस हम उसी के सहारे अपने दुश्मन तक पहुंचेंगे, हमें सिर्फ उस कमजोरी का ही पता लगाना होगा और सबसे पहले उस चेहरे को जो कि हमारे बीच में छुपा होकर हमारे परिवार से गद्दारी कर रहा है। तभी अनिका स्वाति मल्होत्रा से कहती है हाँ, मैं कमजोरी तो शायद मैं उनकी जानती हूँ, क्योंकि हमारा हर दुश्मन अब तक V16 पावर ड्रग के डोज को पाने के लिए ही हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, हो ना हो, क्योंकि क्रिस्टोफर के केस में क्रिस्टोफर को भी V16 पावर ड्रग की डोज ही चाहिए थी और दमयंती तो इसे एक अमर बूटी ही मानती थी और वो भी इसे प्राप्त करने के लिए दमयंती ने भी न जाने कितने ही षड्यंत्र रचे थे। हो ना हो, हमारा जो ये नया दुश्मन है ये भी इसी डोज को पाने के लिए ही बेचैन होगा, उसे भी शायद यही अमृता ही हासिल करना होगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो सिर्फ ये V16 पावर ड्रग ही बनकर रह गया है। हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी विचित्र चीज़ तो यही है कि उन लोगों को ये नहीं पता है कि ये V16 पावर ड्रग कहाँ है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें ये पूरा यकीन है कि क्योंकि आप अब उन्हें लगता है आप तो इस दुनिया में हो नहीं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मैं इस V16 पावर ड्रग के बारे में जानती हूँ कि ये पावर ड्रग कहाँ है या फिर इसे कैसे बनाया जा सकता है। उसे पाने के लिए ही वो किसी न किसी हद तक भी जा सकते हैं, जैसे अब तक दमयंती भी गई थी, इससे पहले कि अब ये नया दुश्मन भी मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाए या मुझे मजबूर करने के लिए मेरे बच्चों तक या मेरी फैमिली तक पहुँचे, मुझे उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना होगा। तो का नाम अनिका के मुँह से सुनते ही कहीं ना कहीं स्वाति को भी अब इस बात का एहसास होता है, क्योंकि माँ का दिल क्या होता है वो तो एक माँ ही जान सकती है और इससे स्वाति से भला और कौन इस बात को जान सकता था। अब स्वाति कहती है ठीक है अनिका, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो। अब अनिका जवाब देती है नहीं, किसी भी तरह नहीं, अब मुझे लगता है अब समय आ गया है, हमें अब इन दुश्मनों का खात्मा करना ही होगा, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी तो इस V16 पावर ड्रग के लिए नहीं लड़ सकते। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि क्या आप इस जंग में मेरा साथ देंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। स्वाति मल्होत्रा ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मेरी ज़िंदगी का मकसद ही मेरी बेटी की ज़िंदगी और खुशियों से है तो भला मैं अपनी बेटी को कैसे मना कर सकती हूँ। आगे क्या करना है कैसे करना है ये फ़िलहाल तुम मुझ पर छोड़ दो, जल्द ही हम फिर से मिलेंगे। मैं जल्द से जल्द उस तुम्हारे नए दुश्मन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ और मुझे लगता है अनिका अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अनिका और स्वाति मल्होत्रा अपनी ये बातें करने के बाद फिर से अनिका स्वाति मल्होत्रा से बाय कहती है, वो वहाँ से जाने के लिए अलविदा कहती है। तभी स्वाति भी अनिका को बाय बोलती है और अनिका फिर से उस रास्ते से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर इधर सिगरेट स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ स्वाति भी अब अपने इस नए दुश्मन के बारे में सोचने के लिए उसके बारे में कैसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है इसके बारे में सोचने के लिए लग जाती है। एक लंबे समय की ड्राइविंग के बाद अनिका कुछ समय में वहां पर स्पेशल डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। अनिका वहां पर जाकर देखती है तो भूमिका और निखिल पहले से ही डिपार्टमेंट में आ चुके थे, क्योंकि निखिल भी खुद अब एक सरकारी ऑफिसर बन चुका था, इसलिए निखिल को भी अपना एक अलग से कैबिन प्रोवाइड करवाया गया था, क्योंकि अनिका की गुजारिश के ऊपर ही निखिल को इस केस के लिए यहाँ पर बुलाया गया था और खास अनिका ने ही उसे हिदायत दी थी यहाँ पर आने के लिए। इधर भूमिका भी अपने कैबिन में अपने काम में लगी हुई थी। जैसे ही अनिका आती है तो अनिका सीधे ही जाकर स्पेशल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर अब्बास के कैबिन में चली जाती है। इंस्पेक्टर अब्बास के कैबिन में जाते ही अनिका बाहर से पूछती है, मैं आई कम इन सर। तभी इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, यस अनिका यू कैन कम।
अनिका को देखते ही इंस्पेक्टर अब्बास समझ जाते हैं अनिका शायद इस केस के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ही लेकर आई होगी या इस केस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए आई होगी। तभी इंस्पेक्टर अब्बास अनिका को बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं अनिका बैठो इस चेयर पर और वेलकम अनिका हमारे इस केस में ज्वाइन करने के लिए। तभी अनिका एक प्यारी सी मुस्कुराहट इंस्पेक्टर अब्बास की तरफ करती है। इंस्पेक्टर अब्बास भी अब अनिका के इस फैसले से कहीं ना कहीं खुश थे कि अनिका अब इसे केस में उनका साथ देगी। हालांकि अनिका ने इस केस में शामिल होने के लिए अपनी ही कंडीशन रख दी थी कि वो अपने ही तरीके से इस केस को सोल्व करेगी। उसे जिन जिन लोगों की ज़रूरत थी वो अनिका अपने ही हिसाब से करेगी। इसीलिए उसने भूमिका और निखिल को तो पहले ही यहाँ पर भेज दिया था और कहीं ना कहीं प्रीति को भी वो इस केस में इन्वॉल्व कर रही थी। इसलिए ही अनिका ने वो डीएनए सैंपल प्रीति को सौंप दिए थे। अब इंस्पेक्टर अब्बास अनिका से कहते हैं अनिका क्या कोई खबर है, क्या तुम्हें उस डीएनए से कुछ पता चला है, क्या तुम मुझे कोई भी अपडेट दे सकती हो। तभी अनिका इंस्पेक्टर अब्बास के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है नहीं सर अभी तक तो कुछ भी नहीं लेकिन हाँ मैंने उस डीएनए पर काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी कि आखिर ऐसा उसमें कौन सा केमिकल है। मैं उस केमिकल के बारे में जल्द से जल्द पता करने के बारे में सोचूंगी और साथ के साथ इस केमिकल का एंटीडोट क्या है मैं उसके बारे में भी जल्द से जल्द खोज करने के लिए तैयार हूँ। तभी अनिका कहती है लेकिन सर मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है। तभी इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं हाँ अनिका पूछो, इस केस से रिलेटेड मुझे जितना भी कुछ पता है मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। तभी अनिका इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है क्या इस डीएनए के अलावा भी आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है ताकि हम इस केस को जल्दी से सोल्व कर सकें या इसकी जड़ों तक पहुंच सकें। तभी इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं नहीं अनिका मैं बस ये सैंपल ही ले पाया था क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कुछ और भी कर पाता तब तक उस इंसान की मौत हो चुकी थी, इसलिए मैं ये ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाया हूँ। इसलिए शायद मैंने इसीलिए ही मैं तुमसे मिला था क्योंकि जहाँ तक मुझे यकीन है तुम इस केस को अच्छे से सोल्व कर सकती हो। तुम्हारे अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है जो एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। इवन तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी उस ऑफिसर से भी ज़्यादा है। अब अनिका कुछ पल के लिए तो सोचती है लेकिन फिर वो चुप हो जाती है। वो इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है ओके सर, इस केस को सोल्व करने के लिए मुझे अपने लेवल पर अपने ही कुछ आदमियों की ज़रूरत होगी। आई थिंक आपको उसमें कोई भी एतराज़ नहीं होगा। इंस्पेक्टर अब्बास भी बस इस केस को सोल्व करना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी इस चीज़ से कोई भी एतराज़ नहीं था। इसलिए वो अनिका से कहते हैं तुम अपने विश्वसनीय जिस भी ऑफिसर्स को या जिस भी आदमी को इस केस में जोड़ना चाहती हो तुम जोड़ सकती हो, तुम्हें इसकी पूरी ही फ्रीडम है। बस मुझे ये केस जल्द से जल्द सोल्व करना है क्योंकि इस केस की वजह से ना जाने कितनी ही रातें मैं ऐसे ही बेचैनी में काटी है क्योंकि मुझे इस केस के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और इसीलिए मैं मुंबई से दिल्ली तक यहाँ पर आया हुआ हूँ। दूसरी तरफ मारवा हाउस में सनी अपने कमरे में अपने फ़ोन में कुछ वीडियो गेम खेल रहा था। वो वीडियो गेम खेलते हुए काफ़ी ही टाइम हो चुका था और कहीं ना कहीं अब क्योंकि वो रिया को वीडियो गेम के लिए बहुत ही मिस कर रहा था। जब से रिया ने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू किया था तब से कहीं ना कहीं रिया का वीडियो गेमिंग थोड़ा सा कम हो गया था। अब सनी ने यही सोचा कि क्यों ना आज इस गेम में रिया को ही इन्वॉल्व किया जाए। जब सनी अपने कमरे से उठकर फिर बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ जाता है, वो वहाँ पर देखता है तो तीनों बच्चे ही आराम से अपने अपने कामों में व्यस्त थे। आर्यन जहाँ पर अपने मैथ की बुक्स में काम कर रहा था उसको पढ़ रहा था, वहीं अलेक्जेंडर अपने साइंस से रिलेटेड किसी काम को लैपटॉप पर सर्च कर रहा था। वहीं रिया अपने स्कूल के किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों बच्चे यहाँ पर आने के बाद अपने काम को यहीं से कंप्लीट कर रहे थे। जैसे ही सनी के बच्चों को देखता है तो एकदम से तीनों बच्चे ही खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, और बच्चे भी जब सनी को देखते हैं तो वो एकदम से खुश होते हुए तीनों एक अपना अपना काम छोड़कर भाग कर आते हैं और सनी से लिपट जाते हैं और कहते हैं हेलो चाचू आप कैसे हो। तभी सनी ने कहा मैं तो बहुत ही ठीक हूँ, पता नहीं क्यों मैं बोर हो रहा था इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ चलकर थोड़ी सी मस्ती की जाए। तीनों बच्चे भी सनी की इस बात को सुनकर एकदम से खुश हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जितने दिन भी अब यहाँ मारवा हाउस में थे वो अपनी फैमिली के साथ इन दिनों को अच्छे से स्पेंड करना चाहते थे क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनका काम तो बाद में भी हो जाएगा लेकिन जो ये पल है वो अपनी फैमिली के साथ इस क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीनों बच्चे अपना अपना काम छोड़कर तीनों ही सनी के चारों तरफ बैठ जाते हैं और वो कहते हैं हाँ चाचू बोलो हम भी तैयार हैं।
तभी सनी कहता है कि चलो आज हम सारे ही मिलकर ये वीडियो गेम खेलते हैं, इसमें जो भी जीतेगा उसी को मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तीनों ही बच्चे, हालांकि रिया को तो गेम खेलना पहले से ही पसंद था, लेकिन आर्यन और अलेक्जेंडर को ये गेम ज़्यादा पसंद नहीं होते थे। उन्हें तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब होता था। लेकिन सनी के लिए वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तैयार हो गए और वो भी वहीं पर गेम खेलने लग गए। गेम खेलते खेलते रिया ने अचानक से सनी से एक ऐसा सवाल सुन लिया जिससे सनी का भी दिमाग घूम गया। तभी रिया ने सनी से कहा, सनी चाचू आपने क्या किया? आप तो अपना खुद का बिजनेस करने वाले थे इस गेम की फील्ड में, फिर आपके बिजनेस का क्या रहा? तभी सनी ने रिया की बातों को सुना और उसने अपना मुंह पप्पी जैसा बनाते हुए कहा, रिया कुछ भी नहीं। तभी रिया एकदम से शॉक होती है और कहती है, लेकिन चाचू अब तो जल्द ही आपकी भी शादी होने वाली है, तो आपने अभी तक काम करना शुरू क्यों नहीं किया? अरे आप ये चीज़ तो ओमकार मामू से भी सीख लीजिए ना। ओमकार मामू ने भी आकाश मामू के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी क्यों नहीं मेरे पापा के ऑफिस को ज्वाइन कर लेते? कहीं ना कहीं सनी भी अपने काम के बारे में हमेशा से ही सोचता रहता था, लेकिन उसे कभी भी रोहित मारवा का बिजनेस ज्वाइन करने के बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था। जैसे ही सनी ने रिया की ये बात सुनी, तभी ओमकार कुछ पल के लिए तो सरप्राइज रह गया। फिर आर्यन और अलेक्जेंडर ने भी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ चाचू, रिया कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक ही कह रही है, क्योंकि अब आपको भी शायद पापा का बिजनेस ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। कहीं ना कहीं अनिका की दवाई की वजह से सनी अपने पिछले 5 सालों को भूल चुका था, नहीं तो शायद उसे याद होता कि मनाली में रोहित मारवा का होटल पैराडाइज होटल सनी ही संभालता था, जिसका सारा काम रोहित मारवा ने सनी को ही दिया हुआ था। लेकिन अब वो अपने 5 सालों की याददाश्त को पूरी तरह से भूल चुका था, इसलिए उसे अब इन चीज़ों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या वो बिजनेस को संभाल सकता है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं खेल ही खेल में तीनों बच्चों ने भी सनी को भी एक ऐसा आइडिया दे दिया था जिसके बारे में भी अब सनी सोचने के लिए मजबूर हो रहा था, क्योंकि सनी भी कहीं ना कहीं ये चाहता था कि वो भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा सा सुधारे। अब उसे भी कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा होना ही था। अगर वो गेम फील्ड में कुछ नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं उसे अपने बिजनेस के बारे में ही सोचना चाहिए। वो रोहित से काफ़ी कुछ सीख सकता था, लेकिन उसके लिए उसे पहले रोहित मारवा के ऑफिस को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब सनी भी इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है और वो तीनों बच्चों को कहता है, थैंक यू बच्चों, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर सकते हो। अब रिया जल्दी से सनी को हक करते हुए कहती है, देखा चाचू, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितनी ब्रिलियंट हूँ, मैंने कितना अच्छा आइडिया आपको दिया है। तभी सनी भी रिया को एक किस करते हुए कहता है, हाँ ये तो मुझे मानना पड़ेगा, आखिर मेरी गुरु ने शिष्य को कितना अच्छा आइडिया दिया है, ये तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। पता नहीं क्यों मैंने आज तक इस बारे में क्यों नहीं सोचा। जब ओमकार आकाश गुलेरिया का ऑफिस ज्वाइन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आखिर अब हम दोनों की भी तो जिम्मेदारियां बढ़ने ही वाली है। सनी की ये बात सुनकर अब चारों ही आपस में हंसने लग जाते हैं और वो फिर से अपने वीडियो गेम को खेलने में मस्त हो जाते हैं।